स्टोन मैन किलर, सिर्फ ये नाम ही 1960 के दशक के बॉम्बे की सड़कों पर जो डर था उसे महसूस करने के लिए काफी है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। रात का अंधेरा है, शहर सो रहा है और कोई है जो गलियों में घूम रहा है और वो उन लोगों को निशाना बना रहा है जो सबसे ज्यादा बेसहारा हैं। एक के बाद एक बेरहमी से हुई हत्याएं और पूरे शहर में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कौन है? आज हम इसी खौफनाक कहानी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम भारत के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक रमन राघव की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। वो कौन था और कानून के शिकंजे में आखिर आया कैसे? और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक पागल कातिल की नहीं है। ये उस दौर के समाज पर, वहां की जो मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, उस पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। सही बात है। रमन राघव की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये एक सामाजिक विफलता की भी कहानी है। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। साल 1965। बॉम्बे की सड़कों पर एक अजीब सी दहशत फैलनी शुरू होती है। पुलिस को शहर के बाहरी इलाकों से, खासकर झुग्गी झोपड़ियों के पास से लाशें मिलनी शुरू होती हैं और इन सब में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी। हत्या का तरीका, मोडस ऑपरेंडी, जैसे हम क्राइम की भाषा में कहते हैं। हाँ, हर पीड़ित के सिर पर किसी भारी कुंद चीज से हमला किया गया था, जैसे कोई बड़ा पत्थर या लोहे का पाइप। और हमला भी सोते हुए किया जाता था, बिल्कुल, ताकि शिकार को बचने का कोई मौका ही न मिले। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि ये शायद आपसी रंजिश के कुछ अलग अलग मामले हैं, लेकिन फिर हत्याएं बढ़ती गईं। 1965 से 1967 के बीच ये सिलसिला लगातार चलता रहा और पैटर्न, जैसा आपने कहा, बिल्कुल साफ हो गया था। एक ही कातिल था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने शिकार चुन कैसे रहा था। हाँ, और जो समानता थी पीड़ितों में, वही सबसे डरावनी थी। उसके शिकार समाज के वो लोग थे जिनका कोई नहीं था। मतलब बेघर, जो रेलवे लाइनों के किनारे या फुटपाथ पर सोते थे, झुग्गियों में रहने वाले गरीब मजदूर, ये वो लोग थे जिनके गायब हो जाने पर शायद कोई रिपोर्ट तक न लिखवाता। अदृश्य लोग। हाँ, वो अदृश्य लोग थे और कातिल इसी का फायदा उठा रहा था। उसने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जो पूरी तरह से असहाय थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज के लिए ये लोग जैसे थे ही नहीं, कि अगर कोई अमीर इंसान गायब होता तो हंगामा मच जाता, लेकिन इन लोगों के लिए किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था? काफी हद तक यही सच है। देखिए, पुलिस पर दबाव तो था, लेकिन इन पीड़ितों की कोई मजबूत आवाज नहीं थी जो सिस्टम को हिला सके। रमन राघव की साइकोलॉजी का ये एक अहम हिस्सा था। वो शक्तिहीनों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वो जानता था कि इन लोगों की हत्या करना सबसे आसान है और पकड़े जाने का खतरा सबसे कम। और उसने कितनी हत्याएं की? हमारे स्रोत बताते हैं कि आंकड़ा 40 से भी ज्यादा का माना जाता है। हाँ, 40 से ज्यादा। हालांकि कानूनी तौर पर कुछ ही साबित हो सकी। 40 हत्याएं, ये सोचना भी मुश्किल है। शहर में क्या माहौल रहा होगा उस वक्त? शहर में खौफ का माहौल था। अखबारों में हर रोज स्टोनमैन की खबरें छपती थीं। अच्छा। लोगों ने रात में झुंड में सोना शुरू कर दिया था। कई लोगों ने तो फुटपाथ पर सोना ही छोड़ दिया। पुलिस ने एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान छेड़ा। सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ हुई, लेकिन कातिल का कोई अता पता नहीं। कोई अता पता नहीं, जैसे हवा में था वो। कोई सुराग नहीं छोड़ता था, कोई गवाह नहीं होता था। पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। पुलिस के हाथ खाली थे, शहर में खौफ बढ़ता जा रहा था, और फिर वो पकड़ा गया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा कोई सोच सकता है। किसी बड़ी टिप से नहीं, किसी खूनी सबूत से नहीं, बल्कि एक ऐसी वजह से जो सुनने में मजाक लगती है। हाँ, ये इस केस का सबसे अजीब, सबसे अप्रत्याशित मोड़ है। 1967 में पुलिस सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियाल्हो, जो इस केस से जुड़े थे, वो गश्त पर थे। उन्होंने एक आदमी को देखा जो भीगे कपड़ों में था और अपने साथ एक छाता और कुछ बर्तन लिए हुए था। उसका हुलिया उन्हें थोड़ा संदिग्ध लगा। फियालो ने उससे पूछताछ की, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं करने वाला कातिल, जिसके लिए सैकड़ों पुलिस वाले लगे हुए थे, वो एक छाता और कुछ बर्तन चोरी करने के शक में पकड़ा गया? ये तो अविश्वसनीय है। यही तो विडंबना है। अपराध की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है। बड़े बड़े अपराधी एक छोटी सी बेवकूफी भरी गलती कर बैठते हैं। हाँ, शायद ये उनका अहंकार होता है या फिर लापरवाही। उसे चोरी के आरोप में थाने लाया गया। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके हाथ कौन लगाए। वो बस एक मामूली चोर था। बिल्कुल,
लेकिन जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसका व्यवहार बहुत अजीब था। और जब उन्होंने उससे सख्ती से पूछताछ की होगी तब क्या हुआ? क्या वो टूट गया? टूटना तो दूर की बात है, उसने जो बताना शुरू किया उसे सुन के इंटरोगेट करने वालों के होश उड़ गए। क्या? उसने बिना किसी अफसोस के, बिना किसी हिचकिचाहट के एक एक करके हत्याएं कबूल करनी शुरू कर दी। बस ऐसे ही? हाँ, उसने सिर्फ कबूल ही नहीं किया, बल्कि वो पुलिस को उन जगहों पर भी ले गया जहां उसने लाशें फेंकी थी। उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद करवाए और उसने अपराध से जुड़ी ऐसी बारीकियां बताईं जो सिर्फ कातिल ही जान सकता था। ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब वो खुद पुलिस की मदद कर रहा था, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। ये किस तरह का इंसान था? उसके दिमाग में चल क्या रहा था? यही सवाल पुलिस और बाद में मनोचिकित्सकों को परेशान कर रहा था। उसके कबूलनामे में अपराध बोध का एक अंश भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। नहीं, वो अपनी क्रूरता को बहुत ही सामान्य तरीके से बता रहा था, जैसे वो कोई रोजमर्रा का काम बता रहा हो। और यहीं पर जांचकर्ताओं को एहसास हुआ कि वो किसी शातिर अपराधी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही बीमार दिमाग वाले इंसान से बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं था कि उसने क्या किया, बल्कि ये था कि क्यों किया। और यहीं से केस ने एक नया मोड़ ले लिया। अब फोकस अपराध से हटकर अपराधी के दिमाग पर चला गया। उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का आदेश दिया गया होगा। हाँ, और जब मनोचिकित्सकों की टीम ने उसकी जांच की तो जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। जांच में साफ हुआ कि रमन राघव पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था। सिजोफ्रेनिया? जी, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान की हकीकत से पकड़ छूट जाती है। उसे वो चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं जो असल में होती ही नहीं है। तो मतलब उसके लिए वो आवाजें उतनी ही असली थीं जितनी हमारी आपकी ये बातचीत? ये सोचना भी कितना अजीब है। बिल्कुल, उसके लिए वो भ्रम नहीं था, वो हकीकत थी। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उसका मानना था कि दुनिया में 2 सरकारें हैं, अकबर सरकार और मराठा सरकार। अच्छा। उसे लगता था कि अकबर सरकार उसे मर्द से औरत बनाना चाहती है और उसे कानून का पालन करने के लिए कहती है। और उसके लिए कानून का मतलब? उसे आवाजें सुनाई देती थीं जो उसे हत्या करने का आदेश देती थीं। हे भगवान! तो वो जो भी कर रहा था अपनी उस बीमार दुनिया में, उसे लग रहा था कि वो सही कर रहा है, कि वो किसी आदेश का पालन कर रहा है। हम उसके अपराधों को किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन ये जानकारी उसके वहशीपन को एक अलग ही नजर से देखने पर मजबूर करती है। और यही दुविधा अदालत के सामने भी आई। अब कोर्ट के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल था। एक तरफ एक वहशी कातिल जिसने 40 से ज्यादा बेगुनाहों की जान ले ली थे, समाज में जबरदस्त गुस्सा था, सब उसे फांसी पर देखना चाहते होंगे, हर कोई। और दूसरी तरफ मेडिकल सबूत थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि यह आदमी गंभीर रूप से बीमार है। उसे शायद समझ ही नहीं थी कि वो जो कर रहा है वो गलत है। तो अदालत ने क्या किया? कानून ऐसे मामलों में क्या कहता है? एक तरफ न्याय की मांग है, दूसरी तरफ एक बीमार इंसान। भारतीय कानून में एक सिद्धांत है मेंस रिया, हाँ, जिसका मतलब है गिल्टी माइंड या अपराध करने का इरादा। कानून यह मानता है कि किसी को सजा देने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसने अपराध जानबूझकर किया और ये समझते हुए किया कि वो गलत कर रहा है। और रमन राघव के मामले में मनोचिकित्सकों की गवाही ने यह साबित कर दिया कि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि वो अपने किए के नतीजों को समझ सके। तो उसे फांसी नहीं हुई? नहीं, सेशन कोर्ट ने उसे पहले मौत की सजा सुनाई थी। अच्छा। लेकिन जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो जजों ने मेडिकल रिपोर्ट्स को गंभीरता से लिया। उन्होंने सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया और यह आदेश दिया कि उसे एक मानसिक अस्पताल में रखा जाए जहां उसका इलाज हो सके। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। बहुत। ये दिखाता है कि न्याय का मतलब सिर्फ बदला लेना नहीं है। इसके बाद रमन राघव का क्या हुआ? उसने अपनी बाकी की जिंदगी कहाँ बिताई? उसने अपनी बाकी की जिंदगी पुणे के यरवड़ा सेंट्रल जेल के एक खास हिस्से में जो मानसिक रोगियों के लिए था वहीं बिताई। उसका इलाज चलता रहा लेकिन वो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। और फिर 1995 में किडनी फेल होने की वजह से उसकी मौत हो गई। एक ऐसे शख्स का अंत हुआ जिसने कभी पूरे शहर को अपने खौफ से हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या उसकी मौत के साथ ये कहानी खत्म हो गई? मेरा मतलब है, इस पूरे मामले से हमने क्या सीखा? क्या कुछ बदला? देखिए, ये केस आज भी अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान और कानून की पढ़ाई में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। अच्छा। इसने कई अहम सवाल खड़े किए। सबसे पहला, हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो जागरूकता की भारी कमी है। सही बात है। रमन राघव कई सालों से अजीब व्यवहार कर रहा था, छोटे मोटे अपराध कर रहा था। अगर समय रहते उसकी बीमारी को पहचान कर उसका इलाज किया गया होता तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। और दूसरा सवाल उन हाशिए पर पड़े लोगों की सुरक्षा का।
उसके ज्यादातर शिकार वो लोग थे जिनकी समाज में कोई गिनती नहीं थी। उनकी मौत बस एक आंकड़ा बनकर रह गई। ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि एक समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा बर्ताव करता है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ अकादमिक दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा। रमन राघव की इस खौफनाक कहानी ने समाज पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि इस पर किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फिल्में भी बनी। हाँ, यहाँ तक कि बॉलीवुड में फिल्में भी बनी। ये कहानी पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई, जो समाज को बार बार उस खौफनाक दौर की याद दिलाती है और एक चेतावनी के तौर पर हमेशा मौजूद रहती है। आज की इस पड़ताल को अगर हम समेटें तो हमने एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी को जाना जिसने शहर के सबसे बेसहारा लोगों को अपना निशाना बनाया। हमने उसकी हैरान करने वाली गिरफ्तारी के बारे में बात की, जो एक मामूली सी चोरी से हुई, और सबसे अहम, हमने ये समझा कि कैसे उसकी गंभीर मानसिक बीमारी ने न सिर्फ उसके अपराधों को शक्ल दी, बल्कि अदालत के फैसले की दिशा भी पूरी तरह से बदल दी। हमारे स्रोत इस पूरे मामले का सार इन शब्दों में बताते हैं। यह अनियंत्रित मनोवैज्ञानिक बीमारी और सामाजिक उपेक्षा की एक गंभीर याद है, और ये हमें आज के श्रोताओं के लिए एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, अगर कोई समाज अपने सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद सदस्यों की देखभाल करने में, उन्हें सुरक्षा और सहारा देने में नाकाम रहता है, तो क्या वो अनजाने में ही रमन राघव जैसी त्रासदियों के लिए जमीन तैयार नहीं कर रहा है? ये सवाल सिर्फ 1960 के बॉम्बे के बारे में नहीं है, ये आज के हमारे समाज की सामूहिक जिम्मेदारियों के बारे में भी है।